गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपको जेएनसी क्लास में। अभी जो नॉर्सेट मेन से रिलेटेड स्किनरियो बेस्ड की जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो पूरा सेशन रहेगा पूरा क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि ऐसा आपको पता है सबका प्रीलिम्स बहुत अच्छा ही गया है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी आया था। जिनका भी अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आप निराश मत होइएगा, पॉजिटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, क्या पूछा है। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू परफॉर्म ए मॉन्टक्स टेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला है, मॉन्टक्स टेस्ट के बारे में बात किया है, मॉन्टक्स स्किन टेस्ट। ठीक है, विच इंटरवेंशन अप्लाई इन रिलेशन टू द टेस्ट। ये जो आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये इसका इंटरवेंशन पूछा है कि ये टेस्ट आप किस लिए करते हो। अगर किस लिए करते हो, अगर कर भी रहे हो, क्या क्या लाइक जो क्राइटेरिया होता है वो सबको आपको देखना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में बात किया है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्टेन 3 ml ऑफ सिरिंज। आपको क्या करना है, 3 ml वाला सिरिंज लेना है विथ ½ इंच नीडल फॉर इंजेक्शन। जो आप मॉन्टेक्स टेस्ट करोगे, आप तो टेस्ट के लिए कुछ इंजेक्शन दोगे, राइट। तो उसके लिए आप 3 ml वाला इंजेक्शन यूज़ करोगे, प्लस आपका जो नीडल का साइज रहेगा वो आपका ½ इंच रहेगा, ½ इंच रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है मार्क द टेस्ट एरिया टू लोकेट इट फॉर रीडिंग 48 to 72 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन। आप जो इंजेक्शन लगाए हो, आपको 48 to 72 आवर्स के बाद आपको वो वाला जो जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाए थे वो एरिया को लोकेट करना है। वेदर वो कुछ रेडनेस हुआ है, कुछ स्वेलिंग हुआ है, कुछ साइड इफेक्ट हुआ है क्या नहीं, वो जानने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि बंच ऑफ द स्किन एंड इंसर्ट द नीडल विथ नीडल बेवल फेसिंग डाउनवर्ड। लाइक डाउनवर्ड मतलब सपोज मान लो ये आपका हाथ है, डाउनवर्ड इन द सेंस आप ऐसे, आप जो सिरिंज को, आप जो नीडल को लगाओगे आप ऐसे लगाओगे। ठीक है, बंच ऑफ द स्किन मतलब मंच, आपको क्या बोल रहा है, लाइक स्क्वीज करो, जैसे हम सबक्यूटेनियस में लगाते हैं ऐसे आपको स्क्वीज करने के लिए बोल रहा है ये, या ये ऑप्शन होगा। या वो पूछ रहा है कि डू नॉट आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं पीपीडी, पॉजिटिव लाइक प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव, सॉरी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव रिएक्शन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको क्या होगा कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, देखो अगर हम पहले मॉन्टक्स टेस्ट का अगर बात करेंगे, क्या करेंगे, मॉन्टक्स टेस्ट का बात करेंगे। दो मॉन्टक्स टेस्ट में आप हम लोग यूज क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग हम यूज क्या करते हैं कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ये आपको ये पूछा जाएगा कि ये आपका कंफर्मेटिव टेस्ट है या स्क्रीनिंग टेस्ट है। देखो मॉन्टक्स टेस्ट जो है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। किसके लिए यूज करते हैं, जो आपका मॉन्टक्स टेस्ट यूज करते हैं वो आपका किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं। प्लस आपको पूछ रहा है जो सिरिंज जो है, लाइक ये हमारा ट्यूबरकुलिन, मॉन्टक्स टेस्ट जो है मतलब आपका बीसीजी पहले आपको पता है कि ये टीबी, टीबी आपका मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, हम लोग बीसीजी लगाए हैं या नहीं, आपको बचपन में बीसीजी लगाया है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो मॉन्टक्स टेस्ट पॉजिटिव आने का बहुत ही चांसेस होता है। ठीक है, अगर आपको बीसीजी वैक्सीन नहीं लगा होगा तो मॉन्टक्स टेस्ट पॉजिटिव आने का बहुत ही चांसेस होता है। फोर्थ में अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। फर्स्ट आपको क्या पूछा है कि 3 ml वाला सिरिंज यूज करना है, नहीं, ये गलत बोल रहा है। फर्स्ट आपको क्या करना है, 1 ml वाला सिरिंज करना है। या तो हम बोलेंगे 1 ml सिरिंज, या तो हम जिसको बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज तो यूज नहीं यूज करेंगे, बट 1 ml सिरिंज यूज करेंगे, जिसका नीडल का जो साइज है, जिसका जो नीडल का साइज है वो 26 गज नीडल होनी चाहिए। जो आपका नीडल का साइज है वो 26 गज नीडल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आपको जो एरिया आपने दिया है, सपोज मान लो ये हमने ये इसका जो रूट क्या है, रूट है इंट्राडर्मली, इसका रूट क्या है, रूट आपका है इंट्राडर्मली, रूट आप क्या दोगे, इंट्राडर्मली रूट में दोगे मॉन्टक्स टेक्स्ट को। ठीक है,
लाइक जैसे आपको पता है कुछ भी आप एंटीबायोटिक स्किन टेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप इंट्राडर्मली लगाते हो और उसके लिए 1 ml वाला सिरिंज यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने इंट्राडर्मल तो दे दिया, लेकिन जो आपने दिया वो एक्चुअली रिएक्शन हुआ है या नहीं, आप कैसे पता लगाओगे? कितना आवर्स के बाद आपको एटलीस्ट आपको रिव्यू करना है? तो अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको पूछे तो 72 आवर्स करना है। अगर 72 आवर्स आपका ऑप्शन नहीं होगा तो 48 आवर्स। तो इसीलिए मान के चलते हैं कि 42 आवर्स से लेकर 72 आवर्स में जो आपने इंजेक्शन लगाया वो एरिया को आपको लोकेट करना है। वो एरिया को आपको लोकेट करना है कि कुछ स्वेलिंग हुआ है क्या। स्वेलिंग इन द सेंस जो आपका इन ड्यूरेशन, जिसको हम बोलते हैं इन ड्यूरेशन हुआ है क्या। अगर इन ड्यूरेशन हुआ है, जो इन ड्यूरेशन अगर हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है बोल के? देखो, पॉजिटिव है बोल के कैसे पता चलेगा? आपने ये हाथ में लगाया इंटरडर्मली, जो आप मार्किंग मार्किंग जो करोगे, राउंड जो करोगे, जो मार्किंग करोगे, राउंड जो करोगे, ये राउंड इतना भी बड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए जाके अगर आपका इन ड्यूरेशन होगा। क्योंकि देखिए, जहाँ पर आपने सपोज मान लो इस जगह में इंजेक्शन लगाया, तो जितना जगह में इंजेक्शन लगाया उतना जगह में ही आपको राउंड करना चाहिए। आप राउंड कैसे करोगे? ब्लू पेन से मार्क करना चाहिए। आप राउंड किस में करोगे? ब्लू पेन से। रेड पेन में आपको मार्क नहीं करना चाहिए, रेड पेन में आपको मार्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो जगह रेडनेस हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो रेडनेस हुआ है वो कितना रेडनेस हुआ है। या तो आपको ऐसा बड़ा भी नहीं करना है, ताकि मान लो अगर आपका इंड्यूरेशन हुआ, मान लो इतना के अंदर आया, तो आपको क्या लगेगा कि ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं है, कि ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है? ब्लू पेन से मार्किंग करना है, ब्लू पेन से मार्किंग करना है, रेड पेन में मार्किंग नहीं करना है, रेड पेन में मार्किंग नहीं करना है। जो आपको पॉजिटिव है या नहीं, आपको कितने आवर्स के बाद आपको रिव्यू करना चाहिए? 48 टू 72 आवर्स के बाद। लेस देन 48 आवर्स कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो, तो ऑप्शंस में हो सकता है सेकंड नंबर ऑप्शन जा सकता है। थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है कि बंच ऑफ द स्किन। देखो, इंटरडर्माली के लिए कभी भी बंच ऑफ द स्किन यूज नहीं करना है। लाइक बंच ऑफ स्किन कहाँ पर यूज करते हैं? सबक्यूटेनियस के लिए। तो ये आंसर आपका गलत हो गया, ये जो आंसर आपका गलत हो गया। लास्ट में याद रखिए, अगर आप इंट्राडर्मली इंजेक्शन लगा रहे हो, इंट्राडर्मली इंजेक्शन आप लगा रहे हो, तो क्या करना है? अल्कोहल स्वाब। लाइक जो आपने एरिया क्लीन करोगे वो अल्कोहल स्वाब से आपको क्लीन नहीं करना है, ठीक है। या तो अगर अल्कोहल स्वाब से आप क्लीन भी कर रहे हो, क्लीन तो एक्चुअली नहीं करना है, क्योंकि वो आपको क्या करेगा? बर्निंग सेंसेशन कच कर पाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। और एक बात, हम इंटरडर्मली यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो इंटरडर्मली जो रूट है, ये जो आपका रूट है वो बहुत ही स्लोली, ये जो है वो स्लोली आपको एक्शन शो करता है। अगर मान लो आप कुछ भी मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक आप दे रहे हो, डायरेक्ट आपने आईवी दे दिया, डायरेक्ट आपने आईवी दे दिया, तो आईवी देने के बाद होता क्या है? क्योंकि आपको पता है कि आईवी का एक्शन, जो एक्शन है वो बहुत फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा एक्शन किसका है? आईवी का है, ठीक है। अगर इंजेक्शन की बात करेंगे, बट ऐसे अगर मान लेंगे तो वो सबलिंगुअल होता है, ठीक है। सबलिंगुअल सबसे फास्ट होता है, सेकंड में आपका आईवी होता है। अगर हम इंटरडर्मली दे रहे हैं, अगर मान लो कुछ रिएक्शन भी हुआ, क्योंकि इसलिए तो हम 1 ml सिरिंज यूज कर रहे हैं, ना कि पूरा फुल डोज ऑफ मेडिसिन नहीं देते हैं, 1 ml देते हैं। अगर कुछ रिएक्शन हुआ तो कुछ मेडिसिन दे के हम लोग क्योर कर सकते हैं। बट मान लो अगर कुछ अनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो गया, तो हो सकता है कि पेशेंट का डेथ भी हो सकते हैं। एंड हम वो पेशेंट को रिटर्न नहीं ला सकते, कुछ भी मेडिसिन हो सकता है कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 तो आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? डू नॉट आस्क द क्लाइंट अबाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। अरे भाई, डू नॉट नहीं, आस्क करना है। क्या पता पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री होगा, पेशेंट प्रीवियसली आपका टेस्ट करवाया है, पेशेंट का पहले ही आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? पेशेंट को पूछना है कि क्या पहले आपको कभी पीपीटी टेस्ट हुआ है? अगर हुआ है तो क्या कभी रिएक्शन हुआ है? आपको पूछना है, क्योंकि पेशेंट को ये सब चीज़ के बारे में पता होता है ऑलरेडी, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि पेशेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं दैट मीन्स उसको कुछ पता नहीं होता है, वो तो बस पेशेंट ही है, ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा, आंसर क्या जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। होप डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है कि नर्स इज परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट
विथ रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, आरए के बारे में पूछा है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पूछा है। ठीक है, द नर्स आसेस, नर्सिंग ऑफिसर जो आसेस कर रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है, हैंड्स, एक नर्सिंग ऑफिसर और जो पेशेंट का हैंड्स को असेस कर रहा है, एंड नोट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक डिफॉर्मिटीज, मतलब आपको ये पूछ रहा है कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ऐसा कौन सा डिफॉर्मिटीज आपको शो होगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा डिफॉर्मिटीज आपको शो होगा। ठीक है, द नर्स आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा डिफॉर्मिटी शो होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ऑल्नर ड्रिफ्ट, रियूमेटॉइड नोड्यूल्स, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बेटुनरी डिफॉर्मिटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटुनरी नोड भी बोलते हैं, बेटुनरी डिफॉर्मिटी भी बोलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आंसर क्या होगा आपका। देखिए, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो आपका डिफॉर्मिटी शो होता है, ठीक है, आपका रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या डिफॉर्मिटी शो होता है, चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से पहले दिया गया है रियूमेटॉइड नोडल्स। आपको एग्जाम में ऐसा भी आपको इमेज आ सकता है, ऐसा इमेज आ सकता है और आपको पूछा जाएगा कि ये क्या इमेज है, ये क्या है, रियूमेटॉइड नोडल्स है, बेटुनरी डिफॉर्मिटी है या स्वान डिफॉर्मिटी है। तो आपको क्या करना है, ये आपका रियूमेटॉइड नोडल्स होगा। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होता है, देखो ये ये जो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये आपको अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर साइन सिम्टम ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मीन्स क्या है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं डीआईपी। डीआईपी मीन्स डिस्टल इंट्राफेलेंजेस। डीआईपी क्या होता है, डिस्टल इंट्राफेलेंजेस। लाइक ये आपका फिंगर, ये आपका डिस्टली है, ये प्रॉक्सिमली है। ठीक है, जो आपका डीआईपी होगा, जो आपका डिस्टल इंट्राफेलेंजेस होगा, वो आपका क्या रहेगा, जो आपका डीआईपी रहेगा वो आपका फ्लेक्शन रहेगा। एन है पीआईपी, जो कि प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजेस है। ये देखो आपको हाइपर एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये हाइपर एक्सटेंशन है। ठीक है, आप ये इमेज से आप आराम से पता लगा सकते हो कि डीआईपी में आपको क्या दिखाई देगा। अगर आपको ऐसे भी पूछे कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी में डीआईपी क्या होगा, फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, तो आपको फ्लेक्शन करना है। अगर पीआईपी के बारे में पूछे तो आपको हाइपर एक्सटेंशन करना है। ठीक है, ये हो गया स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुए, बटुनरी डिफॉर्मिटी। बटुनरी डिफॉर्मिटी में क्या होता है, सेम एज आपको स्वान नेक डिफॉर्मिटी में जो दिखाई दे रहा होता, मतलब आपको चेंजेस क्या आएगा, वहां पर पीआईपी में आपको हाइपर एक्सटेंशन दिखाई दे रहा था। पीआईपी में आपको क्या दिखाई दे रहा था, हाइपर एक्सटेंशन दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर पीआईपी में क्या दिखाई देगा, पीआईपी में आपको फ्लेक्शन दिखाई देगा। पीआईपी क्या होता है, प्रॉक्सिमल इंट्राफेलेंजेस। पीआईपी क्या होता है, प्रॉक्सिमल इंट्राफेलेंजेस, जिसमें आपको जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, फ्लेक्शन दिखाई देगा। एंड आपका जो डीआईपी वो आपका हाइपर एक्सटेंशन दिखाई देगा। लाइक अगर हमने स्वान नेक डिफॉर्मिटी का बात करेंगे और बेटुनरी डिफॉर्मिटी का बात करेंगे तो आपका टोटली रिवर्स चलता है। आप अगर एक चीज को याद रख लोगे दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। अगर आप एक चीज को याद रख लोगे दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, आपको डीआईपी फ्लेक्शन मिलेगा, पीआईपी हाइपर एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन आपका बटुनरी डिफॉर्मिटी में क्या होती है, पीआईपी आपको फ्लेक्शन मिलेगा। ये देखो, ये है पीआईपी, ये है आपका पीआईपी, ये है डीआईपी। डीआईपी आपको लाइक डीआईपी आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा। डीआईपी आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, पीआईपी आपको फ्लेक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या पूछ रहा है कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो क्लाइंट को कौन सा डिफॉर्मिटीज शो होगा, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। तो रियूमेटॉइड नोडल्स तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पूछा है। ठीक है, आर्थराइटिस के बारे में पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्नर ड्रिफ्ट। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्नर ड्रिफ्ट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्नर ड्रिफ्ट जाएगा।
अगर कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सब भी दिखाई देता है, ठीक है, ये सब भी आपको दिखाई देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये सब भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। सॉरी, अल्नर ड्रिफ्ट बोला। ये जो आपका ये तीनों चीज़ ही मतलब स्वानक डिफॉर्मिटी दिखाई देगा, बॉटनरी डिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑफ द अबव नहीं है। अगर ये आपको अल्नर ड्रिफ्ट कैसा होता, अल्नर ड्रिफ्ट अगर कैसा होता, अगर मान लो ये आपका फिंगर ऐसे ऐसे हुए, आपका ये जो फिंगर है ये आपका ऐसे ऐसे होगा, तो वन साइड अगर आपको इमेज बेस्ड दिया होगा तो आपको ये अल्नर ड्रिफ्ट जाएगा, ये आपको अल्नर ड्रिफ्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और कमेंट करो क्या आंसर होगा। A 30 week gestation client is admitted with maternity unit। यहाँ पे आपको ओबीजी का क्वेश्चन पूछा गया है, ओबीजी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इन ए प्रीटर्म लेबर यूनिट, इन प्रीटर्म लेबर बोल रहा है कि बीटामिथाजोन प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जो जो प्रेगनेंसी लेडी है उसको बीटामिथाजोन प्रेस्क्राइब किया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि क्लाइंट पूछ रहा है नर्स को कि ये जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं ये किसके लिए देते हैं, जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो किसके लिए देते हैं। ऑप्शंस में आ रहा है प्रोमोट फिटल लॉन्ग मैच्योरिटी, ठीक है, डिले डिलीवर फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए, मतलब आपका जो प्रेगनेंसी हो वो डिले करवाएगा, जिसके लिए बीटामिथाजोन देते हैं। स्टॉप द प्रीमेच्योर इंटरवेंट कंट्रैक्शन एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टर्स आर्टेरियोसस। आपका आंसर कमेंट करो, आंसर आपका कमेंट करो। देखो यहाँ पर बीटामिथाजोन का बात किया हुआ है। आप सभी को पता है कि जो बीटामिथाजोन जिसको हम बोलते हैं कि डेक्सामिथाजोन, बीटामिथाजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन जिसको बोलते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। जो आपका हाइड्रोकोर्टिजोन होता है वो क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है। वो क्या होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड होती है, ठीक है। जो कि मतलब किस लिए यूज होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी केस में हम किस लिए यूज करते हैं, ये प्रेगनेंसी का यहाँ पर पूछा गया है, मैटरनिटी यूनिट का पूछा गया है। प्री टर्म लेबर है, ठीक है, प्री टर्म लेबर है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर तो पूछा है कि ये जो मदर एडमिटेड है प्री टर्म लेबर में है, तो अब आप ऐसा सोचोगे कि प्री टर्म लेबर दिया हुआ है तो आपको क्या डिलीवरी डिले कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये जो बीटामिथाजोन हम इसलिए देते हैं ताकि जो फिटस का क्या होती है, जो आपका फिटस का जो लंग का सर्फेक्टेंट होता है, फीटल लंग सर्फेक्टेंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करवाता है, लंग सर्फेक्टेंट को आपका इंक्रीज करवाता है। ये क्या करवाता है, फीटल लंग मैच्योरिटी करवाती है। क्या करवाती है, फीटल का लंग मैच्योरेशन करवाती है, फीटल का लंग मैच्योरिटी करवाती है, ठीक है, ना कि डिले डिलीवरी करता है, ठीक है। अगर ये आपको पूछे कि बीटामिथाजोन कौन सा वीक में देंगे आप कौन सा जेस्टेशन कौन सा वीक में आप दोगे, ठीक है, कौन सा वीक में आप दोगे, तो 32 वीक के बाद आपको देना है, ठीक है, 32 वीक के बाद आपको देना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एज आपको ये प्रीटर्म लेबर है, ठीक है, प्रीटर्म लेबर है, 30 वीक तक मेंशन किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो फिटल का जो सर्फेक्टेंट होता है, जो फिटल का जो सर्फेक्टेंट होता है ये आपका 32 वीक्स के बाद वो आपका अच्छे से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेस देन 30 वीक्स होने से ये आपका जो लॉन्ग सर्फेक्टेंट वो उतना अच्छे से जो फिटल का लॉन्ग मेचुरिटी नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग बीटामिथाजोन देंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका 1 जाएगा, जो किस लिए देते हैं कि फिटल लॉन्ग मेचुरिटी को प्रमोट करने के लिए देते हैं, ठीक है, फिटल लंग मैच्योरिटी को प्रोमोट करने के लिए देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्लाइंट हैज बीन टेकिंग मेटोक्लोप्रामाइड, पेशेंट को क्या मिल रहा है, मेटोक्लोप्रामाइड फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो पूछ रहे हैं, जो क्लाइंट पूछ रहा, सॉरी, ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट होगा जो नर्स नोटिस करेगा, ठीक है। देखो पूछ रहा है कि मेटोक्लोप्रामाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है, मेटोक्लोप्रामाइड का साइड इफेक्ट क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी, अनकंट्रोल्ड रिदमिक मूवमेंट ऑफ फेस एंड लिप्स, ड्राई माउथ करवाता है,
जो कि नॉट मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ शुगर फ्री हार्ड कैंडी। लाइक ये बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन 4 कि ये क्या करवा सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करवा सकती है। क्या करवा सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करवा सकती है। इसका ऑप्शंस का लाइक जो मतलब ही वही है। तो आपको अगर मेटोक्लोप्रामाइड किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म मिल रहा है तो क्या आपको साइड इफेक्ट दिखाई देगा। देखो मेटोक्लोप्रामाइड, जिसको हम रेगुलर नाम से जानते हैं, पेरीनॉर्म नाम से जानते हैं, पेरीनॉर्म या तो रेगुलर नाम से जानते हैं। अगर आपको ये नाम भी देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको रेगुलर या पेरीनॉर्म भी पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको किस लिए यूज होता है, जो आपका मेटोक्लोप्रामाइड हम किस लिए यूज करते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड किस लिए यूज करते हैं, मान लो अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है उस केस में भी यूज करते हैं। किसी पेशेंट को इंडाइजेशन है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग वगैरह है, उस केस में भी यूज करते हैं। लाइक इसका जो अगर हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो आपका मेटोक्लोप्रामाइड जो आपका रेगुलर का बात किया हुआ है वो काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है, जो आपका अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है, आपका जो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो आपका मोटिलिटी जो आपका जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को वो स्टिमुलेट करता है। आपका इंटेस्टाइनल का जो मोटिलिटी को है, वो आपका मोटिलिटी को अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोटिलिटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो स्टिमुलेट करके वो क्या करेगा, जो आपका जीईआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलो, या तो जो वॉमिटिंग जो होती है, जो वॉमिटिंग होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करती है, जिसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड। बट अगर किसी पेशेंट में मान लो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, देखो हर किसी मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, हर किसी मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो यूजुअली क्या होती है, मेटोक्लोप्रामाइड में आपको क्या दिखाई देगा, टार्डिव डिस्काइनेसिया दिखाई देगा। मेटोक्लोप्रामाइड में आपको क्या दिखाई देगा, टार्डिव डिस्काइनेसिया। हमने साइकेट्रिक में ऑलरेडी बात की है, डिस्टोनिया डिस्काइनेसिया क्या होती है। लाइक डिस्काइनेसिया मतलब, ठीक है, डिस मतलब abnormal abnormal, ठीक है। लाइक रिदमिक मूवमेंट, अगर हम बात करेंगे कि डिस्काइनेसिया क्या होती है, तो क्या होती है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ फेस एंड लिम्स, ठीक है। क्या होती है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ फेस एंड लिम्स, ठीक है। जो आपका फेस एंड लिम्स है वो आपका एबनॉर्मली मूवमेंट होगा, एबनॉर्मली आपका क्या होगा, मूवमेंट होगा। जो अगर ये सब सिम्टम आ रहा है तो नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए, जो मेडिकेशन को है वो आपको विथहोल्ड करना चाहिए, मेडिकेशन को विथहोल्ड करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी आपको क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका क्या जाएगा, देखो एक्साइटेबिलिटी नहीं होगा, एक्साइटेबिलिटी नहीं होगा। एक्साइटेबिलिटी मतलब वो पूछ रहा है कि मैनिया हो सकता है क्या, मैनिया नहीं होगा। एंजाइटी और इरिटेबिलिटी भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अनकंट्रोल्ड रिदमिक मूवमेंट ऑफ फेस एंड लिम्स, अनकंट्रोल्ड रिदमिक मूवमेंट ऑफ फेस एंड लिम्स, ठीक है। अनकंट्रोल्ड होगा, नॉट ओनली रिदमिक, ठीक है। अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मतलब उसका जो फेस एंड लिम्स जो मूवमेंट हो रहा है उसके जो पेशेंट का, वो वॉलंटरीली नहीं होगा, वो क्या होगा, इनवॉलंटरीली हो रहा होगा। किस लिए हो रहा होगा, इनवॉलंटरीली हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ये क्लाइंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पेशेंट को क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लाइक इन्फेक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें आपका इन्फेक्शन हुआ है। इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर, लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो क्या है, उसका रिस्क है कि एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है। द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट, द नर्सिंग ऑफिसर जो क्लाइंट को मॉनिटर करेगा, व्हिच साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, आपको ऐसा कौन सा साइन दिखाई देगा जो कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक एक्यूट रेनल फेलियर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस केस में। ऑप्शंस में है ब्राडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर। आपका आंसर कमेंट करो, आपका आंसर कमेंट करो फटाफट, आंसर आपका कमेंट करो फटाफट। देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है, एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर बोलो या तो एक्यूट किडनी इंजरी बोलो, एक्यूट रेनल फेलियर बोलो या एक्यूट किडनी इंजरी बोलो। एक्यूट किडनी इंजरी का फास्ट अगर पूछे कि ये किस लिए होता है, एक्चुअली
एक्यूट मतलब जो हमारा एक्यूट रेनल फेलियर या तो एक्यूट किडनी इंजरी का जो मेन कॉज होता है वो होती है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो कि आपको क्वेश्चंस में आपको दिया गया है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। एंड अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देती है एक एक्याई में या एक्यूट रेनल फेलियर में, जो मोस्ट कॉमनली जो साइन सिम्टम मतलब आप क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लगाओगे या क्या साइन सिम्टम आपको दिखाई देती है, तो देखो क्या क्या दिखाई देती है। हाइपरटेंशन, क्या दिखाई देती है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ओलिगोयूरिया लाइक लो यूरिन आउटपुट, अनिरिया होती है, एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। और आपको क्या दिखाई देगा, लेथर्जी। आपको ऐसे भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, पूछा भी जा भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हम ये मेंस का बात कर रहे हैं। एंड आपको क्या दिखाई देगा, साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोडेड, क्योंकि एज आपका रेनल फेलियर हुआ है, ठीक है। क्या दिखाई देगा, साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोडेड, साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोडेड दिखाई देगा। आपको ये क्या पूछा है, साइन के बारे में पूछा है। देखो ब्राडिकार्डिया तो नहीं होगा, हमने अभी क्या बात की है, टैकीकार्डिया के बारे में बात की। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, आपको क्या होगा, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज आपका कार्डियक आउटपुट, आपका कार्डियक आउटपुट तो इंक्रीज रहेगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर भी आपका इंक्रीज रहेगा, क्योंकि आपका ये जो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड हो रहा है जिसकी वजह से, तो आपका आंसर किया जाएगा हाइपरटेंशन, आंसर किया जाएगा आपका हाइपरटेंशन, ठीक है, ठीक है, आंसर किया जाएगा आपका हाइपरटेंशन जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने कार्डियक आउटपुट के बारे में बात की, वो डिक्रीज दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा आपको, डिक्रीज दिखाई देगा, इंक्रीज नहीं है, सॉरी, डिक्रीज ही दिखाई देगा। बट अगर हाइपरटेंशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, क्योंकि आपका हार्ट ज़्यादा पंपिंग करेगा, तो आपको डिक्रीज कार्डियक आउटपुट दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ही दिखाई देगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, कॉम्प्लिकेशन, आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा है, तो आपको हाइपरटेंशन करना है। अगर आपका डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा तो डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर भी दिखाई देगा। यहाँ पर जो अभी जो हम बात किए, यहाँ पर जो बात की है जो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, देखिए यहाँ पर दो चीज पूछा गया है, ठीक है। जो एक्यूट रेनल फेलियर रिलेटेड टू ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये तो आपको हाइपरटेंशन दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर है, ये आपका क्या दिखाई देता है, एक्यूट रेनल फेलियर रिलेटेड टू, आपको रिलेटेड टू आपको क्या होगा, लाइक ये आपका प्री रेनल कॉजेस है, ये आपका क्या है, प्री रेनल कॉजेस है। जो प्री एक्यूट एक्यूट रेनल फेलियर रिलेटेड टू प्री रेनल कज में आपका क्या दिखाई देगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा तो आपको हाइपरटेंशन जाएगा, ठीक है, आपको हाइपरटेंशन जाएगा। अगर हम कुछ भी गलत बोल रहे हैं तो प्लीज आप उसको सही कर लो, हो सकता है फ्लो फ्लो में ये तो मतलब थोड़ा ध्यान नहीं दिया हुआ है, गलत गलत बोल दिए होंगे, तो प्लीज आप उसको सही कर लो, आप क्वेश्चंस को सही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अभी हमने बात की ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक नहीं होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होता है, ये भी होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो और कमेंट करो, आंसर आपका कमेंट करो। ये क्लाइंट अगर डायग्नोस्ट, ये पेशेंट क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर डायग्नोस्ट हुआ है, लेबोरेटरी रिपोर्ट आप चेक की हो जिसका पोटेशियम लेवल क्या है, 6.1 है, ठीक है। आपने लेबोरेटरी रिपोर्ट चेक किया जिसका पोटेशियम लेवल 6.1 है, आप कौन सा एक्शन, इमीडिएट एक्शन लोगे, क्योंकि 6.1 अगर पोटेशियम है दैट मीन्स ये आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आप फर्स्ट तो आप फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे, इस केस में आप पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा, अगर क्या ऑर्डर आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग देंगे, देंगे इन मेडिसिन, मेडिसिन देंगे। तो हम मेडिसिन क्या देते हैं, तो आपका जो 25% एक्सट्रोज प्लस 10 यूनिट या तो 8 to 10 यूनिट, यूजुअली क्या होता है 10 यूनिट, सॉरी 10 नहीं, मिनिमम हम 8 यूनिट ऑफ ह्यूमन अट्रापेट दे के हम लोग IV देते हैं ओवर 1 आवर, ओवर 1 आवर, जिसको वजह से क्या करते हैं, तो आपको पता है कि ग्लूकोज क्या करते हैं, पोटेशियम को आपको एब्जॉर्ब, लाइक पोटेशियम को खींच लेता है, ठीक है। सेल से आपका पोटेशियम को, सॉरी ब्लड से आपका पोटेशियम, हम जो भी वैल्यू चेक करते हैं कहाँ का चेक करते हैं, ब्लड का चेक करते हैं, तो ब्लड से खींच के वो आपको सेल में डाल देगा, ठीक है। क्योंकि आपका सेल का जो मेजर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कौन होती है, पोटेशियम होती है, आपको सबको पता है।
तो आपका उसके बाद जाके वो पोटेशियम का लेवल कम करेगा। तो आपको क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। सोडियम लेवल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम अगर बढ़ेगा सोडियम घटेगा, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज अल्टरनेट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। और आपको फ्लूइड इंटेक, एक्स्ट्रा फ्लूइड इंटेक, ऐसा नहीं कि सोडियम कम हुआ है या तो पर्सन को डिहाइड्रेशन है जिसके वजह से हम फ्लूइड इंटेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो लो पोटेशियम के बारे में बात किए हैं, ये क्या होती है, डिस्चार्ज का टाइम में बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट को मान लो कार्डियक की प्रॉब्लम है या तो पोटेशियम कंजिकेटिवली कुछ मतलब हायर तो नहीं है बट बॉर्डर लाइन मतलब थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, तो डिस्चार्ज टीचिंग का टाइम में हम लोग बोलेंगे कि लो पोटेशियम डाइट लेने के लिए। बट यहाँ पर क्या है, पेशेंट ऑलरेडी एक्यूट रेनल फेलियर में है, लेबोरेटरी मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6.1 पोटेशियम है, अगर आप लो पोटेशियम दोगे तो ये वो 1 घंटे में कम हो जाएगा, कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। जो लो पोटेशियम होती है ये आपका लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नर्स इज मॉनिटरिंग प्रेजेंस ऑफ पिटिंग एडिमा। यहाँ पे क्या हुआ है, पिटिंग एडिमा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इन ए क्लाइंट, पिटिंग एडिमा इन द क्लाइंट, द नर्स नोट दैट, इंडेंशन, इंडेंशन मतलब जो आपका पिटिंग एडिमा में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका स्किल, जो फ्लूइड कलेक्शन होने के लिए वो आपका जो जहाँ पे हम प्रेस करेंगे वो आपका जो पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, इज अप्रोक्सीमेटली 1 इंच डीप, ठीक है, 1 इंच डीप चला गया है। द नर्स डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट एज हुईज लेवल ऑफ पिटिंग एडिमा। यहाँ पे लेवल इन द सेंस आपको ग्रेडिंग के बारे में पूछा है। देखो पिटिंग एडिमा की ग्रेडिंग की भी होती है, ठीक है। ग्रेडिंग का अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे ग्रेडिंग देख लो, देखो ये पिटिंग एडिमा स्केल होते हैं, ये आपका +1, +2, +3, +4, ठीक है। +1 में आपका क्या जाएगा, 2 mm और लेस जाएगा, जो कि इमीडिएटली डिसअपियर हो सकता है। यूजुअली क्या होती है, 2 to 3 सेकंड में आपका डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, 2 to 3 सेकंड में आपका डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट होती है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में आपका 2 to 4 mm की होती है, जो फ्यू सेकंड के बाद वो वापस आएगा। एन जो कि +3 में 4 to 6 mm की होती है, जो कि 10 to 12 सेकंड में आती है। एंड +4 में 6 to 8 mm की होती है, जो कि मोर देन 20 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 1 इंच डीप। देखो ये 1 इंच डीप मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये आपको लग रहा है कि ये 2.5 सेंटीमीटर, ये तो कभी भी लग नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली का बात नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग को आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm का बात क्या है, ठीक है। अगर मान लो 6 to 8 mm का बात, फिटिंग एडिमा कहीं पर भी हो, ठीक है, अगर 2 mm का बात करेगा तो ग्रेड 1, 2 to 4 mm का बात करेगा तो ग्रेड 2, 4 to 6 mm का बात करेगा तो ग्रेड 3, 6 to 8 mm का बात करेगा तो ग्रेड 4 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच डीप, ऑलमोस्ट 1 इंच, ऐसे मान के चलो कि 6 to 8 mm के आसपास होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ग्रेड 4 होती है ये आंसर क्या जाएगा आपका, ग्रेड 4 होती है, ठीक है। जो कि आपका मोर देन 20 सेकंड अपना नॉर्मल लेवल में आने के लिए मोर देन 20 सेकंड लगती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही सही से मिला है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।